हेलो स्टूडेंट। नए साल 2026 की ढेर सारी शुभकामनाएं आपके उज्जवल भविष्य के लिए। आपके लिए एक नया शुरुआत। आज हम लोग बिहार बोर्ड क्लास 10वीं गणित का पहला चैप्टर वास्तविक संख्या के मोस्ट वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस करेंगे। आइए हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। सबसे पहला, 192 के अभाज्य गुणनखंड में 2 का घातांक क्या है? 192 के अभाज्य गुणनखंड में 2 का घातांक क्या है? इसके लिए 192 का अभाज्य गुणनखंड हम लोग निकालेंगे। जैसे एलसीएम बनाते हैं, 2 से 2 नमा 18, 2 छक 12, 2 से 2 चौका 8, 2 अठे 16, 2 से 24, 2 से 12, 2 से 6, 2 से 3। 2 का पावर 6 और 3 का पावर 1 होगा। यहाँ पे हमसे क्वेश्चन में पूछा जा रहा है 2 का घातांक क्या है। हमको सिर्फ 2 का घातांक से मतलब है। हम लोग 2 का घातांक यानी घात देखेंगे। यहाँ पे 2 का घातांक 6 है, इसलिए हम लोग का सही उत्तर हो जाएगा सी। पहला का सी हो जाएगा। आइए हम लोग अगला क्वेश्चन में चलते हैं। अगला क्वेश्चन है 156 के अभाज्य गुणनखंड में। अगला क्वेश्चन है 156 के अभाज्य गुणनखंड में 2 का घातांक क्या है? सेम वही क्वेश्चन है। 156 के अभाज्य गुणनखंड में 2 का घातांक क्या है? 156 का हम लोग अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे। जैसे एलसीएम निकालते हैं। एलसीएम के लिए 2 से लगाते हैं, 2 के बाद 3 से लगाते हैं, 3 के बाद 5 से लगाते हैं, 5 के बाद 7 से लगाते हैं। उसी प्रकार से सबसे पहले हम लोग 2 से लगाएंगे इसमें। 2 सत्ते 14, 2 अट्ठे 16, 2 से लगाएंगे, 2 तिहाई 6, 2 नमा 18, 3 से लगाएंगे, 13 तिया 39। यहाँ पर 2 का घात आ जाएगा 2 और 3 का घात 1, 13 का घात 1। हमको यहाँ फिर से बताना है 2 का घातांक। 2 का घातांक क्या है? 2 का घातांक यहाँ पे 2 है, 2 का घातांक, इसीलिए हम लोग का सही उत्तर हो जाएगा दूसरा का पहला, यानी ए उत्तर हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। तीसरा नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन अपरिमेय संख्या नहीं है? क्वेश्चन नंबर 3 है, निम्नलिखित में से कौन अपरिमेय संख्या नहीं है? आप लोग ध्यान से क्वेश्चन सुनेंगे। क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन समझने से ही आपका क्वेश्चन अच्छे से बन पाएगा, इसीलिए क्वेश्चन आप ध्यान से पढ़ेंगे और समझेंगे। अपरिमेय संख्या नहीं है ये पूछा जा रहा है। अपरिमेय है इसमें कौन कौन, पहले देख लेते हैं। इसका मतलब है कि जो अपरिमेय नहीं है वही, जो अपरिमेय यानी है और जो बच जाएगा वही मेरा अपरिमेय नहीं होगा, यानी परिमेय संख्या ही इसमें चुनना है। तो रूट के अंदर जो यहाँ पे 3 है, जो कभी रूट से बाहर नहीं हो सकता है, मतलब ये किसी का वर्ग नहीं है, इसलिए ये अपरिमेय संख्या है। पहला अपरिमेय संख्या है, ये गलत है। अपरिमेय नहीं चुनना है आपको, नहीं, ये तो अपरिमेय संख्या है। ये इसका बी जो उत्तर है ये भी अपरिमेय संख्या है, क्योंकि रूट से बाहर नहीं निकलेगा 3। और सी नंबर भी अपरिमेय संख्या है, क्योंकि रूट से 3 बाहर नहीं निकलेगा, रूट से 5 भी बाहर नहीं निकलेगा। इस वजह से सी भी हम लोग का अपरिमेय संख्या है, लेकिन हम लोग को परिमेय संख्या बताना है, इसीलिए हम लोग का डी उत्तर सही हो जाएगा। जब 3 ऑप्शन गलत है तो 4 ऑप्शन में जब 3 गलत है तो निश्चित तौर पे डी यानी चौथा ऑप्शन सही होगा। ऐसे देख लेते हैं हम लोग चौथा ऑप्शन ही क्यों सही है डी नंबर के लिए। रूट में 12 बाई रूट में 3 है, इसके लिए हम लोग छोटा सा हल करेंगे। रूट का जो 12 है इसका हम लोग अभाज्य गुणनखंड करेंगे। सॉरी, यहाँ पे 2 गुने 3 आएगा। जब हम लोग 12 का, जब हम लोग 2
जब हम लोग 12 का अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे 2 से 6, 2 से 3, तो 2 गुने 3 आएगा और नीचे रूट का 3 है। फिर एक बार इसको हल करते हैं। यहाँ पे 2 का स्क्वायर पूरा आएगा यानी डबल 2 है, इसीलिए हम लोग 2 बाहर निकालेंगे और रूट का अंदर 3 होगा। रूट बट्टा के नीचे है √3। √3 से √3 कट जाएगा, इसीलिए इसका वैल्यू आएगा 2। यानी डी नंबर का जो मान आएगा इसका आएगा हल करने पर, इसका हल करने पर मान आएगा 2। तो 2 तो एक रूट से बाहर का चीज़ है, यानी कि इसको p/t के रूप में लिखना संभव है, यानी ये परिमेय संख्या है। हमसे क्वेश्चन में पूछा गया कि कौन अपरिमेय नहीं है, तो 3 हमको पहले ही पता चल गया कि ये अपरिमेय है, इसलिए परिमेय जो अपरिमेय नहीं है वो तो डी है। लेकिन क्यों है आपको हम समझा दिए हैं। अगला क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलेंगे। चौथा नंबर क्वेश्चन। चौथा नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन परिमेय संख्या नहीं है। निम्नलिखित में से कौन परिमेय संख्या है, निम्नलिखित में से कौन परिमेय संख्या है। तो परिमेय संख्या की हम लोग को पहचान करना है। तो परिमेय तो रूट से बाहर होता है, यहाँ पे सारा रूट में दिया हुआ है, या रूट के अंदर परिमेय संख्या है तो एक का मतलब है कि रूट से बाहर निकलने वाला है या किसी का वर्ग होगा। तो हम लोग यहाँ पे इसको हल कर लेंगे, इसके सामने सामने ही हल कर लेते हैं हम लोग। रूट में है 64 और 36, तो 36 और 64 मिलकर हो जाएगा 100। जब हम लोग इसका वर्ग करेंगे यानी 100 जो होता है वो 10 का वर्ग होता है, इसलिए रूट से बाहर निकल जाएगा 10। यानी ये परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या यहाँ पे पूछा है कौन है, तो परिमेय संख्या रूट से जब बाहर निकल जाए यानी जिसका वर्ग संभव हो वो रूट से बाहर निकल जाता है, यानी पहला ऑप्शन मेरा यही सही है। आपको ये ऑप्शन बी और सी और डी के बारे में जानना है तो इसके लिए आप हल कर सकते हैं। ऐसे ये परिमेय संख्या नहीं होगा निश्चित तौर पे, क्योंकि ऑप्शन नंबर बी के जब हम लोग हल करेंगे तो यहाँ पे 25 + 25 है तो यहाँ पे 50 हो जाएगा। जब हम लोग इसका अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो 2 गुने 5 गुने 5 आएगा, जो रूट का अंदर यानी रूट से बाहर जो है आपको रूट से बाहर 5 निकल जाएगा, क्योंकि 5 का यहाँ पे स्क्वायर फुट गया यानी क्योंकि यहाँ पे जोड़ा है, और रूट के अंदर रह जाएगा 2। तो 2 एक अपरिमेय संख्या है, तो अपरिमेय संख्या है तो टोटल ये संख्या अपरिमेय संख्या कहलाएगा, यानी ये ऑप्शन गलत है, ये भी गलत है, ये भी गलत है। आप हल करके देख सकते हैं। हम लोग अगला क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ चलेंगे। यदि Q एक धनात्मक पूर्णांक हो तो निम्नलिखित में से कौन धनात्मक विषम पूर्णांक नहीं है। यानी Q एक धनात्मक पूर्णांक है तो निम्नलिखित में से कौन धनात्मक विषम पूर्णांक नहीं है। विषम, आपको इस पे ध्यान ज़्यादा देना है, विषम पे। ऐसे धनात्मक का मतलब होता है पॉजिटिव, मतलब धन संख्या, जैसे प्लस का 20 हो गया, प्लस का 10 हो गया, या प्लस का कोई भी चीज़ धनात्मक संख्या हो गया। तो हम लोग को यहाँ पे बताना है हम लोग को बताना है यदि Q एक धनात्मक पूर्णांक है तो निम्नलिखित में से कौन धनात्मक विषम पूर्णांक नहीं है। तो देखिए, धनात्मक पूर्णांक अगर है और धनात्मक विषम पूर्णांक पूछा जाता तो ए नंबर विषम पूर्णांक है। क्यों? क्योंकि Q का मान अगर हम 1 लेते हैं यानी 8 गुने Q का मान 1 लेते हैं या कोई भी मान ले सकते हैं, तो 8 + 1 यानी 9 आएगा, जो विषम पूर्णांक है। ये तो है, यानी पहला नंबर तो है में है, इसलिए है का हमको उत्तर नहीं देना है, यहाँ पे नहीं का उत्तर देना है। नहीं का पहला यानी है का उत्तर है, यानी विषम पूर्णांक है। हम लोग अगला चेक करते हैं, जैसे के लिए किए हैं यहाँ पे बी के लिए 8 गुने, ऐसे हम Q का मान 1 लिए हैं, अब 2 ले सकते हैं, 3 ले सकते हैं, कोई भी प्राकृतिक संख्या ले सकते हैं, क्योंकि धनात्मक पूर्णांक पहले ही कह चुका है तो कोई भी पूर्णांक संख्या आप ले सकते हैं। Q का मान अगर हम फिर से यहाँ पे 1 लेते हैं जो ऊपर लिए हैं, जब यहाँ पे हल करेंगे हम लोग 8 इंटू 1 यानी 8 गुने 1 यानी 8 आएगा, प्लस का 4 यानी 8 4 12 आएगा। 12 एक सम संख्या है, 12 एक सम संख्या है,
हमको विषम नहीं बताना है, तो जो विषम न हो निश्चित तौर पे सम होगा, क्योंकि उसमें 2 से डिवाइड पूरा हो जाएगा। यानी ये विषम है, ये विषम नहीं है, तो नहीं वाला का उत्तर हमको मिल गया, यानी बी नंबर आंसर सही है। आप इसको चेक करेंगे तो ये सी नंबर चेक करेंगे, सी नंबर विषम होगा, इसीलिए उत्तर नहीं होगा, क्योंकि होगा हमको नहीं बताना है। ये भी उत्तर नहीं होगा क्योंकि ये भी विषम है। क्यों? प्रूव करके हम लोग देख लेते हैं, ऐसे साबित करके। 8 गुने 1 प्लस या 3 बराबर 8। 8 में 1 से गुना होगा तो 8 होगा, प्लस या 3 यानी 8 3 11 हो गया यहाँ पे। यहाँ पे 11 जो है एक विषम संख्या है, ये भी उत्तर नहीं होगा, विषम वाला भी नहीं बताना है। चलिए उसके बाद है आपको डी नंबर। डी नंबर के भी चेक करिए लेते हैं। 8 गुने 1 प्लस 7 इक्वल टू 8 में 1 से गुना होगा, 8 होगा, प्लस का 7 है, 8 7 15 होगा। 15 भी एक कथी है विषम, लेकिन हमको विषम नहीं बताना है, इसके लिए हम लोग का सही उत्तर हो जाएगा बी। बी सही उत्तर हो जाएगा। चलिए हम लोग आगे का क्वेश्चन देखेंगे। हमें उम्मीद है कि आपको समझ में आता होगा मेरे द्वारा पढ़ाया गया चीज़ सब। अगर आपको समझ में आता है तो ध्यानपूर्वक समझेंगे, पढ़ेंगे। छठा नंबर क्वेश्चन है। छठा नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में किसका दशमलव प्रसार शांत है? शांत अशांत के लिए आप लोग गणित में पढ़ चुके हैं, इसके लिए फार्मूला होता है शांत के लिए, पी बट्टे क्यू बराबर में पी बट्टे क्यू का रूप 2 के पावर n गुने 5 के पावर m। ये एक फार्मूला है शांत के लिए, और जब इस फार्मूला पे जो संख्या सेट नहीं होता है उसको हम लोग अशांत कहते हैं। तो हम लोग यहाँ पे पहला क्वेश्चन, पहला ऑप्शन को चेक करेंगे कि ये शांत है या नहीं है। पहला क्वेश्चन है 15 बट्टे 100 सॉरी 1600 यानी 1600, 15 बटे 1600। तो पहले तो हम लोग इसको काट सकते हैं, पहले काट के हम लोग इसको छोट कर लेंगे। कटने वाला है तो 5 से लगेगा, 5 तिहाई, 5 से लगेगा नीचे, 5 तिहाई 15, और 1 शेष बचेगा, 5 दूनी 10 यानी 320। 3 बटे आएगा 320। अब हम लोग को 320 का अभाज्य गुणनखंड करना है। तो 320 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे, 2 से लगेगा, यहाँ पे 2 एकम 2, 2 छक 12 और 0 107, 2 से लगेगा 80, 2 से लगेगा 40, 2 से लगेगा 20, 2 से लगेगा 10, 2 से लगेगा 5। यानी यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 यानी 2 का पावर आ गया। इसको पहला ऑप्शन हम लोग हल कर रहे हैं। 3 बटे 2 का पावर आ गया 5 गुने 5 का पावर 5 यहाँ पे सिंगल है, 5 का पावर आ गया 1, यानी ये जो है पहला ऑप्शन ही हम लोग का सही उत्तर होगा, क्योंकि P का मान कुछ भी हो सकता है, P का मान कुछ भी हो सकता है, लेकिन Q का जो रूप है, इस फॉर्मूला पे हम लोग ध्यान देंगे, यानी Q का जो रूप है वो 2 का पावर कुछ, n का मतलब कुछ भी प्राकृत संख्या, और m का मतलब m का मान भी वही कुछ यानी प्राकृत संख्या। यानी हम लोग n के मान जो है, मतलब कि यानी इस फॉर्मूला पे एकदम से पहला नंबर ऑप्शन बैठ रहा है, इसलिए हम लोग का आंसर हो जाएगा 18 का पहला नंबर सही उत्तर। हम लोग इसको चेक नहीं करेंगे, ऐसे टाइम पास हो जाएगा, मतलब एक टाइम पास के लिए आप कर सकते हैं। मतलब आप समझ गए, आप एक चीज़ अच्छे से समझते हैं कि जब 4 ऑप्शन का सवाल है, जब एक ऑप्शन यानी एक ऑप्शन पहला ही चेक करने से आपको सही उत्तर है, चलिए पहला किए नहीं सही उत्तर है, दूसरा किए पहला सही उत्तर नहीं है तो ठीक है वो सही उत्तर नहीं है, लेकिन दूसरा बी नंबर चेक किए, बी नंबर ही सही उत्तर है, इसका मतलब वही सही उत्तर है ना। सी नहीं हो सकता, डी नहीं हो सकता, ए नहीं हो सकता। भले टाइपिंग मिस्टेक हो क्वेश्चंस में, वो अलग की बात है, पर 4 ऑप्शन के सवाल में जब एक हमको सही उत्तर मिल गया तो आप बी सी डी या आगे का जो ऑप्शन है उसको चेक करने की जरूरत नहीं है। हम लोग अगला सवाल में बढ़ेंगे। 7 नंबर क्वेश्चन है, दो धन पूर्णांकों, 7 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। दो धन पूर्णांकों ए और बी के लिए मौसा ए कॉमा बी
गुने ल स ए कॉमा बी, बट्टा के नीचे है ए गुने बी, यानी ए इंटू बी है, ए बी का मतलब ए इंटू बी होता है। ये फार्मूला है। ये आप फार्मूला के नोट में, जो आप लोगों को फार्मूला का नोट मिला हुआ है, आप उसमें देखे होंगे, ये फार्मूला है वहाँ पे, आपको याद भी होगा। हम लोग इसको एक बार देख लेते हैं। यहाँ पे म स ए कॉमा बी दिया हुआ है, गुने ल स ए कॉमा बी बराबर दो संख्याओं का गुणनफल। ये ए और बी जो है ये दो संख्या है, तो दो संख्याओं का गुणनफल होता है, इसी को हम लोग ए बी कहते हैं। अगर कोई संख्या, अगर मान लेते हैं, फिर यहाँ पे म स ए कॉमा बी गुने ल स ए कॉमा बी बट्टा के नीचे यहाँ पे दिया हुआ है, यहाँ आप देखेंगे सवाल में बट्टा के नीचे दिया हुआ है ए बी। इसका मतलब है कि जो बराबर की साइड में ए बी था वो बराबर इधर भेज दिया गया। इसका मतलब इसमें तो कुछ नहीं बचा इधर। तो आप गुणांक के लिए किसी भी संख्या में गुणांक एक छुपा हुआ रहता है, तो यहाँ पे एक होगा। इसका मतलब है ये जो सवाल है, ये आपके सवाल जो है यहाँ आपका इसके बराबर में, इक्वल में, यानी बराबर में आपका मान कितना होगा, एक। एक यानी हम लोग का सही उत्तर हो जाएगा ए नंबर, क्योंकि ये फार्मूला बेस पे था सवाल। हम लोग आगे बढ़ेंगे। एक मिनट। हम लोग अगला सवाल में चलेंगे, सवाल नंबर 8 में चलेंगे। यदि भाग एल्गोरिदम, क्वेश्चन नंबर 8 है, यदि भाग एल्गोरिदम ए बराबर बी क्यू प्लस आर है, यानी भाग एल्गोरिदम का तो ये फार्मूला है, यानी भाग एल्गोरिदम ए बराबर बी क्यू प्लस आर में ए का मान हमको 72 दे रहा है, क्यू का मान 8 दे रहा है, आर के मान 0 हो तो बी का मान क्या होगा ये बताना है। तो ये भाग एल्गोरिदम है। भाग एल्गोरिदम का मतलब है होता है भाग, जो हम लोग बचपन से ही पढ़ते आ रहे हैं। यानी भाग एल्गोरिदम का ये जो फार्मूला है, ए बराबर बी क्यू प्लस आर, ये इसका मतलब होता है ए भाज्य बी भाजक क्यू भागफल और नीचे होता है आर शेषफल। इसी पे हम लोग सेट कर लेंगे। यहाँ पे 72 जो है ए का मान, इसको हम लोग बीच में रखेंगे, और का मान निकालना है, बी का मान, और ये बी का मान इसमें बताना है। तो आप यहाँ पे क्यू क्यू है, आप इसको इस विधि से भी बना सकते हैं, यानी क्यू का मान यहाँ पे 8 है, आर का मान बताया जा रहा है कि 0 है। इसका मतलब है कि जरूर यहाँ पे बी का मान 9 रहा होगा, 9 8 72 यहाँ पे लगा होगा, तब ना कट के 0 आया होगा। एगो तो ये प्रोसेस हो गया आपको बनाने का विधि। आप एक फार्मूला पे भी इसको बैठा के बना सकते हैं, वो भी हम बता देते हैं आपको। यानी कि ऐसे पता हम लोग को चल चुका है कि बी का मान होगा 9, यानी ए नंबर सही उत्तर है। पर तो फार्मूला पे भी हम लोग देख लेते हैं। यहाँ पे ए का मान दिया हुआ है 72, बी का मान हमको नहीं पता है, और क्यू का मान हमको पता है। यहाँ से क्यू का मान 8 8 रखेंगे, प्लस का 0, आर का मान यहाँ पे पता है, यहाँ पे 0 है, यानी 72 बराबर 8 पे और बी से गुना होगा तो 8 भी होगा। प्लस का 0, प्लस जुटेगा नहीं, नहीं जुटेगा ना घटेगा, प्लस का कोई वैल्यू नहीं है, सॉरी 0 का कोई वैल्यू नहीं है, वो अपना हट जाएगा। यहाँ पे बी के मान निकालने के लिए हम लोग बी बराबर में 8 बट्टे, सॉरी हम लोग जब बी को खाली करेंगे, यानी कि जब 8 को उधर भेजेंगे तो बराबर की साइड में आएगा, तो 72/8 होगा, 8 से 9 मरतबे कट जाएगा, यानी बी का मान हम लोग का 9 आएगा। ये फार्मूला पे एक प्रोसेस पे बनाने का विधि है। खैर आप भाग विधि से समझ चुके होंगे कि कैसे बी का मान वहाँ पे हम लोग 9 प्राप्त किए थे, यानी हम लोग का सही उत्तर हो जाएगा
नंबर, बी का मान 9 आएगा। हम लोग अगला प्रश्न की तरफ चलेंगे। प्रश्न संख्या हम लोग 9 देखेंगे। निम्नलिखित में से कौन यौगिक संख्या है? यौगिक संख्या है पूछा जा रहा है हम लोगों से। आपको एक चीज अच्छे से पता होगा, यौगिक संख्या और अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या को रूट संख्या भी कहा जाता है और भाज्य संख्या को यौगिक संख्या कहा जाता है। अभाज्य संख्या को रूट संख्या भी कहा जाता है और भाज्य संख्या को यौगिक संख्या भी कहा जाता है। भाज्य संख्या वैसी संख्या को कहते हैं, यानी जो भाज्य संख्या होता है, यानी ये भाज्य संख्या या यौगिक संख्या, भाज्य संख्या या यौगिक संख्या जिसमें एक यानी खुद से, एक से और किसी अन्य संख्या से भी भाग लग जाए। यानी उसमें, यानी खुद का कोई संख्या है, जैसे मान लेते हैं ये 4 से स्टार्ट होता है, 4 से शुरू होती है। जैसे 4 एक ऐसी संख्या है, या 6 ले लेते हैं, 9 ले लेते हैं, ये सब संख्या है, छोटी सी बहुत सारे संख्या है इत्यादि। तो ये एक ऐसी संख्या है जिसमें एक से भी भाग लगेगा, खुद 4 है तो 4 से लगेगा, इसमें अदर संख्या यानी अन्य संख्या 2 से भी भाग लगने वाला है। यानी इसमें खुद से और एक के छोड़ के अलावा किसी दूसरे संख्या से भी भाग लग रहा है। इसी को हम लोग भाज्य संख्या, यौगिक संख्या कहते हैं। भाज्य संख्या या यौगिक संख्या, कभी भाज्य संख्या पे सवाल आता है, कभी यौगिक संख्या पे सवाल आता है। इसी का जो हम कह सकते हैं, इसी से रिलेटेड एक संख्या आती है अभाज्य संख्या, जिसको हम लोग रूट संख्या भी कहते हैं। तो वैसी संख्या जिसमें केवल एक से और खुद से भाग लगे, किसी दूसरे के पहाड़ा में ना आए। जैसे में उसका हम लोग देख लेते हैं। जैसे में उसमें आता है 2 से शुरू होता है, 2, 3, 5, 7, 11। इसी अभाज्य संख्या से हम लोग किसी भी एलसीएम में लगाते हैं, तो आपको अच्छे से पता होगा। खैर 9 नंबर क्वेश्चन के लिए हमको यौगिक संख्या यहाँ जानना था। तो यौगिक संख्या के बारे में हम लोग समझ गए। वैसी संख्या जिसमें खुद से भाग लगे, किसी अन्य संख्या से भी भाग लगे, एक से भी भाग लगे। तो हम लोग देख लेते हैं। यहाँ पे 11 में सिर्फ 11 से और 1 से भाग लगेगा, ये ऑप्शन गलत है। 21 है, इसमें 3 से भाग लगेगा और 7 से भी भाग लगेगा, यानी इसमें और 21 से भी लगेगा, यानी खुद से लगेगा, 1 से भी लगेगा। इस बी नंबर आंसर जो है, यानी बी नंबर जो उत्तर है हम लोग का सही है, क्योंकि इसमें खुद से भी भाग लगेगा और 1 से भी भाग लगेगा और किसी अन्य संख्या 3 और 7 से भी भाग लगेगा। इसीलिए हम लोग की यौगिक संख्या यहाँ पे 21 है। 3 नंबर गलत है, क्योंकि 31 में 1 और 31 के अलावा किसी और संख्या से भाग नहीं लगेगा। डी नंबर भी उत्तर हम लोग का गलत है, क्योंकि इसमें 1 और 41 के अलावा किसी दूसरे संख्या से भाग नहीं लगेगा। अगला क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलेंगे। 10 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन अभाज्य संख्या है? अभी हम लोग अभाज्य के बारे में डिफिनीशन थोड़ा बहुत जानने हैं। अभाज्य संख्या वैसी संख्या जिसमें केवल खुद से भाग लगे और खुद से भाग लगे और एक से भाग लगे, एक के अतिरिक्त यानी एक के अलावा किसी दूसरे संख्या से भाग ना लगे। तो हम लोग देखते हैं वैसी संख्या, यानी खुद से भाग लगे, जैसे 33 है। तो 33 में इसका गुणनखंड है, संभव है गुणनखंड, क्योंकि 33 में 3 से भाग लगेगा, 11 से भी भाग लगेगा, 33 से भी भाग लगेगा, खुद से भी भाग लगेगा और किसी अन्य संख्या से भी भाग लग रहा है। यानी ये हम लोग का ए नंबर उत्तर गलत है। 39 में 13 से भाग लग जाएगा और 3 से भी भाग लग जाएगा, यानी किसी अन्य संख्या से भाग इसमें लग रहा है, खुद के छोड़ के और एक के छोड़ के, यानी ये भी उत्तर गलत है। यानी फिर उसके बाद है 38, 38 में 2 से लगेगा, 19 से लगेगा, किसी अन्य संख्या से यानी भाग लग रहा है, ये भी उत्तर गलत है। डी नंबर में हम लोग आते हैं। डी नंबर उत्तर हम लोग का सही है, क्योंकि 31 एक ऐसी संख्या है जिसमें एक से भाग लगेगा और खुद 31 से भाग लगेगा। तो हम लोग का 10 नंबर सवाल का उत्तर हो जाएगा डी नंबर। ठीक है, हम लोग 11 क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। 11 नंबर क्वेश्चन है, दो संख्याओं का मतलब 27 है एवं लसागु 162 है। यदि उनमें से एक संख्या 54 है तो दूसरी संख्या क्या होगी? दो संख्याओं का, ध्यान से सुनिएगा क्वेश्चन। दो संख्या मतलब दो कोई संख्या है, जैसे ए बी वाला आप एक फॉर्मूला जानते होइएगा, अभी हम बताएंगे, तब तो सवाल पहले समझते हैं। दो संख्याओं का मसा है 27 और लसा है 162। यदि उनमें से एक संख्या 54 है
तो दूसरी संख्या क्या होगी? तो हम एक फार्मूला हम लोग जानते हैं, दूसरी संख्या ज्ञात करने का फार्मूला होता है, यानी एक संख्या पहले से दिया हुआ है, b बराबर में है, इसको हम लोग हिंदी में भी लिख सकते हैं दूसरी संख्या। दूसरी संख्या हम लोग लिखेंगे, दूसरी संख्या बराबर फार्मूला होता है मौसा a, b गुने लसा a, b बट्टा के नीचे होगा पहली संख्या। ये फार्मूला है, पहली संख्या आप सभी को याद होगा, ये फार्मूला पहली संख्या। इसी फार्मूला पे हम लोग हल करेंगे, इसका उत्तर पता चल जाएगा। आपको मौसा का मान यहाँ पे दिया हुआ है, मौसा मौसा ध्यान से आप देखेंगे 27 गुने, क्योंकि यहाँ पे इंटू है यहाँ पे, और 162 लसा का मान है। के बट्टा के नीचे हम लोग पहली संख्या का मान रखेंगे। पहली संख्या के यहाँ पे यानी एक संख्या नहीं पहली संख्या, एक संख्या यानी पहली संख्या, इसकी मान दिया हुआ है कितना 54। अब हम लोग इसको हल करेंगे, हल करके जो उत्तर आएगा वही हम लोग का ऑप्शन हो जाएगा। 27 से 2 मतलब ये कट जाएगा, और 2 से ये कट जाएगा 8 और 1, 8 दूनी 16, 8 और 2 8 16 और 2 एकम यहाँ पे 27 से 54 कट गया 2 मरतबे यहाँ पे, और 2 से कट जाएगा 162 81 मरतबे। हम लोग का ऑप्शन जो 11 नंबर के लिए सही उत्तर जाएगा वो हो जाएगा 81 नंबर, सॉरी 11 नंबर क्वेश्चन के लिए उत्तर नंबर हो जाएगा डी 81। चलिए हम लोग क्वेश्चन संख्या चलेंगे 12 पे। एक मिनट रुकेंगे आप लोग। 12 नंबर क्वेश्चंस में हम लोग देख लेते हैं। बारह नंबर क्वेश्चंस, बारह नंबर क्वेश्चंस में है, यदि 130 बराबर 15 गुने 8 प्लस 10 एवं 15 बराबर 5 गुने 3 प्लस 0, तो मसा यानी मसा जो है हमको 130 और 15 का क्या होगा ये बताना है। 2023 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। देखिए आपको एक चीज़ बताना भूल गए, यहाँ पे जितने भी क्वेश्चंस के बगल में 22A 23A ऐसे दिया हुआ है, इसका मतलब है कि किसी न किसी साल में 2023 में क्वेश्चन पूछा गया क्वेश्चन सब है। हम लोग देखते हैं 130 बराबर 15 गुने 8 प्लस 10। पहला हम लोग ये भाग एल्गोरिदम पे दिया हुआ ये रन है, ए बराबर बी क्यू प्लस आर पे, और दूसरा लाइन्स में दिया हुआ है यहाँ पे 15 बराबर 5 गुने 3 प्लस का 0। आप लोग को अच्छे से पता होगा, आप ये सब्जेक्टिव में पढ़े होंगे, 12 नंबर क्वेश्चन सब्जेक्टिव टाइप का पूरा, कि जब r का मान 0 आ जाए, r का मान 0 आ जाए, r का मान जब 0 आ जाए, इसलिए हम लोग पढ़े थे, याद होना चाहिए आपको, मसा का मान क्या होगा, तो ये वाला बी मसा कहलाता है, बी ये ए का मान हो गया, और ये 3 क्यू का मान है, ये आर का मान है, और ये 5 जो है ये बी का मान है, यानी बी मसा कहलाएगा, यानी 5 हम लोग का हो जाएगा मसा का मान, यानी 130 और 15 का मसा हो जाएगा 5, यानी हम लोग का सही उत्तर हो जाएगा 12 के लिए बी नंबर। हम लोग अगला प्रश्न पे चलेंगे। प्रश्न संख्या 13 पे हम लोग चलेंगे। रूट अंडर 81, रूट अंदर 81 बट्टा के नीचे 2 है, ये एक
यानी क्या है, यानी कौन सी संख्या है। ये 2023 में पूछा गया क्वेश्चन है। आप लोग हम एक चीज़ बता चुके हैं कि बगल में, क्वेश्चन के बगल में 23 का है, 22 का है, 21 का है, 20 का है, 24 का है, 25 का है, ऐसा कुछ दिया हुआ है। इसका मतलब है कि वो क्वेश्चन किसी न किसी साल में पूछा गया क्वेश्चन है। आप लोग के लिए मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन है, इसी के आधार पर क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में रहता है। आपको अच्छे से पता है, ये चीज़ हम अपने थंबनेल में भी बता चुके हैं कि मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन है। खैर हम लोग 13 नंबर क्वेश्चन समझते हैं। रूट अंडर 81 बट्टा के नीचे 2 है। ये एक कैसी संख्या है, परिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है, पूर्णांक संख्या है, इनमें से कोई नहीं। 13 नंबर क्वेश्चन के लिए रूट में 81 है तो पहले हम लोग इसका गुणनखंड करेंगे, क्योंकि अगर गुणनखंड करने से अगर ये किसी का वर्ग अगर है, अगर ये किसी का वर्ग है, आपको खैर याद है, गुणनखंड करने की जरूरत नहीं है क्योंकि ये छोटे छोटे संख्या है। 9 नमा 81 यानी ये 9 का वर्ग होता है, आप सभी को पता होना चाहिए। बटा के नीचे 2 यानी 9 बट्टे आएगा 2। 9 बट्टे जो 2 एक संख्या आएगी, ये तो रूट से बाहर आ गया 9/2, तो ये एक परिमेय संख्या है। क्योंकि बट्टा में जो होता है भिन्न के रूप में जो होता है, यानी p/q के रूप में जिसको हम लोग कह सकते हैं, कहते ही हैं, वो परिमेय संख्या होती है। अपरिमेय के लिए तो आप अच्छे से, आपको पता होगा कि रूट से बाहर नहीं निकलना चाहिए, ये अपरिमेय नहीं हो सकता। पूर्णांक संख्या के लिए आपको पता है कि वो बट्टा में नहीं होना चाहिए। इसका जो हम लोग हल किए हैं अभी 81/2 का, तो बट्टा में माना है 9/2। तो पूर्णांक संख्या भी नहीं हो सकता क्योंकि पूर्णांक के बारे में हम जानते हैं कि वो बट्टा में नहीं होता है। उसके बाद इनमें से कोई नहीं के लिए पहले देख लेते हैं कोई उत्तर होगा, तो इनमें से कोई नहीं कैसे मारेंगे। परिमेय संख्या है क्योंकि हम लोग अच्छे से जानते हैं कि 2/7 हो, या माइनस का 2/7 हो, या 9/2 हो, या कोई भी संख्या बट्टा में यानी p/q के रूप में हो, तो एक परिमेय संख्या है। यानी हम लोग 13 के लिए उत्तर देंगे ए नंबर। हम लोग का सही उत्तर हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला प्रश्न पे चलेंगे। 14 नंबर प्रश्न, प्रश्न संख्या 14। प्रत्येक परिमेय संख्या होती है, प्रत्येक परिमेय संख्या होती है। एक प्राकृत संख्या होती है, एक पूर्ण संख्या होती है, एक पूर्णांक संख्या होती है, एक वास्तविक संख्या होती है। तो देखिए, प्रत्येक परिमेय संख्या का आपको अच्छे से कुछ परिभाषा पता होगा, जिसका पूरा पूरा वर्गमूल निकलता हो और जो p/q के रूप में लिखा जाए, अब पूरा पूरा वर्गमूल निकलता हो, वैसी संख्या परिमेय संख्या कहलाता है। ठीक है, चाहे माइनस में हो प्लस में हो फर्क नहीं पड़ता, पर p/q के रूप में हो और उसका पूरा पूरा वर्गमूल निकलना चाहिए। एक प्राकृत संख्या के लिए डिफिनीशन क्या है कि गिनती के संख्या को प्राकृत संख्या कहते हैं। यानी प्राकृत संख्या के लिए हम लोग इसको पहले हटाते हैं। प्राकृत संख्या के लिए हम लोग डिफिनीशन जानते हैं कि ये 1 होता है, 2 होता है, 3 हो, यानी 1 से लेकर के अनगिनत तक संख्या होती है etc। और पूर्ण संख्या के लिए आपको अच्छे से पता होगा, शून्य से स्टार्ट होता है। प्राकृत संख्या में शून्य की संख्या बढ़ जाती है, यानी 0 बढ़ जाती है सिर्फ। 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, 5 होगा, ऐसे करके इत्यादि। ये भी एक पूर्णांक संख्या के लिए आपको अच्छे से पता होगा कि प्राकृत संख्या के आगे ही प्लस माइनस का चिन्ह लग जाए। एक पूर्णांक यानी माइनस का 5 हो, पहले ही डॉट डॉट, और माइनस का 4 हो, माइनस का 3 हो, माइनस का 2 हो, माइनस का 1 हो, 0 हो, 1 हो, 2 हो, प्लस का, सब प्लस का है, 3 हो, 4 हो, तो ऐसा। अब हम लोग वास्तविक संख्या के लिए देखते हैं, तो वास्तविक संख्या में सारा संख्या आ जाता है, उसमें पूर्णांक संख्या भी आ जाएगा, पूर्ण संख्या भी आ जाएगा, आपको प्राकृत संख्या भी आ जाएगा, तो इसमें सारा संख्या आ जाएगा। अब परिमेय संख्या के लिए आप अच्छे से समझ गए कि परिमेय संख्या तो वैसी संख्या जो बट्टा में होगा, p/q के रूप में होगा, या बिना बट्टा का भी होगा। यानी एक प्राकृत संख्या भी परिमेय संख्या जो है, प्राकृत संख्या भी हो सकता है, पर सारा के सारा मान परिमेय संख्या नहीं हो सकता। जैसे परिमेय संख्या का मान मान लेते हैं कि ये परिमेय संख्या का जो है मान, एक मान हम लोग मानते हैं 2/7। तो ये 2/7 अगर मानते हैं ये मान, तो ये प्राकृत संख्या में कहीं नहीं हो सकता है, इसीलिए प्राकृत संख्या हम लोग का उत्तर गलत हो जाएगा। एक पूर्ण संख्या भी बट्टा में नहीं होता है, भिन्न में नहीं होता है। हम जो अभी मान माने हैं 2/7, यानी इसमें भी, यानी ये फुलफिल इसको भी नहीं कर सकता, यानी परिमेय संख्या यानी एक पूर्णांक संख्या के लिए भी इसमें नहीं आ सकता। अब हम पूर्णांक संख्या के लिए देखते हैं, तो इसमें भी 2/7 है, ये मान जो लिए हैं मान करके,
इसमें कहीं भी बट्टा में नहीं है मान या नहीं होता है, ये कभी भी आएगा तो बिना बट्टा का होगा, एक गिनती की संख्या ही होगा जिसमें प्लस माइनस। और जो डी नंबर ऑप्शन है ये सही है क्योंकि ये वास्तविक संख्या है। वास्तविक संख्या में परिमेय संख्या भी आता है, यानी बट्टा वाला भी, माइनस वाला भी, बिना रूट वाला भी, रूट वाला भी, यानी सारा संख्या इसमें वास्तविक संख्या में आ जाता है। परिमेय संख्या यानी प्रत्येक कंडीशन में, यानी सभी कंडीशन में परिमेय संख्या का जो मान होगा वो एक वास्तविक संख्या में होगा, इसलिए हम लोग का सही उत्तर हो जाएगा डी। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन चलते हैं। आपको परिभाषा सभी संख्या के याद होना चाहिए तब ये क्वेश्चन समझ। 15 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। 15 नंबर क्वेश्चन में है कि 22/7 है। अभी हम लोग जस्ट समझें कि कोई भी संख्या अगर p/q के रूप में है, कोई भी संख्या अगर p/q के रूप में है तो इसका मतलब है कि वो परिमेय संख्या है। यानी कोई संख्या p/q के रूप में है वो परिमेय संख्या है। तो ये तो 22/7 है, 22/7 ये तो p/q के रूप में है, तो ये परिमेय संख्या है। इसमें तो कोई अथी नहीं है कि पूर्णांक होगा कि नहीं होगा। अभी पूर्णांक के लिए भी लेक्चर दिए हैं। मतलब फिर अपरिमेय संख्या होगा कि नहीं होगा, तो अपरिमेय संख्या के लिए भी बताएं कि उसको रूट में होना चाहिए, रूट से बाहर में निकलने वाला नहीं हो, यानी संभव नहीं हो बाहर निकलना पूरा पूरा, यानी बरमूल ना होता हो तो ऐसे अपरिमेय। तो ये भी नहीं होगा, नहीं ये उत्तर होगा, नहीं मतलब हम लोग का उत्तर हो जाएगा 15 का, ये सही उत्तर हो जाएगा। हम लोग अगला क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। 16 नंबर क्वेश्चन है 64 के अभाज्य गुणनखंड में 2 का घातांक क्या होगा। हम लोग ये क्वेश्चन पीछे कर चुके हैं, फिर एक क्वेश्चन है उसी पे। 64 अभाज्य गुणनखंड, अभाज्य गुणनखंड का मतलब एलसीएम निकालना, एलसीएम की तरह, यानी 2 से लगाना, 2 से यहाँ पे 32 होगा, फिर 2 से 16 होगा, फिर 2 से 8 होगा, फिर 2 से 4 होगा, फिर 2 से 2 होगा, यानी यहाँ पे 2 के पावर आने वाला है 1 2 3 4 5 6 6, यानी 2 का पावर 6 आएगा, यानी घात, घातांक मतलब घात उसका हाईएस्ट घात। तो यहाँ पे 2 का पावर कितना आया 6, तो हम लोग का सही उत्तर हो जाएगा 16 के लिए 6। क्योंकि घातांक सिर्फ पूछा है इसमें, हम लोग ये क्वेश्चन कर चुके थे। अगला क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। 17 नंबर क्वेश्चन है महत्तम समापवर्तक, महत्तम समापवर्तक, इसी को हम शॉर्ट में कहते हैं मौसम। महत्तम समापवर्तक P, Q गुने लघुत्तम समापवर्तक P, Q बराबर है, यानी इसके बराबर मान जो होगा वो क्या है। ये फार्मूला है, आपको पता होना चाहिए। ये थोड़ा बड़े बड़े भाषा में लिखा हुआ है, मतलब पूरा शॉर्ट एंड लॉन्ग फॉर्म में लिखा हुआ है, इसलिए आपको समझ नहीं आता होगा। हम याद दिलाने की कोशिश करते हैं आपको फार्मूला। मस ए कॉमा बी, यहाँ पे पी कॉमा क्यू लिखा हुआ है, कोई भी संख्या लिया जा सकता है ना। यहाँ पे ए कॉमा बी गुने लस ए कॉमा बी बराबर ए गुने बी। अगर यहाँ ए और बी है तब फार्मूला में ये चीजें पढ़े थे, लेकिन अगर यहाँ P कॉमा क्यू है गुने, यानी मस और लस P कॉमा क्यू है, तो यहाँ पे P गुने Q हो जाएगा, क्योंकि A गुने जब B है, जब A कॉमा B लिया गया, यानी दो संख्या एक, ये पहली संख्या A और दूसरी संख्या B लिया गया है, तब A गुने B है। यहाँ पे संख्या चेंज करके P Q है तो यहाँ पे P गुने Q होगा, इसीलिए हम लोग का उत्तर सही उत्तर हो जाएगा ए नंबर 17 का सही उत्तर होगा ए। हम लोग अगला क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। आप लोग ध्यान से पढ़ते होंगे, समझते होंगे, तो आशा है। लोग अगला क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। 18 नंबर क्वेश्चन है निम्नलिखित में कौन सी सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या है। निम्नलिखित में कौन सी सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या है। सबसे पहले प्राकृतिक संख्या के हम लोग डिफिनेशन देख लेते हैं। ऐसे इसका परिभाषा थोड़ा देर पहले ही बताया आपको। प्राकृतिक संख्या, प्राकृत संख्या, गिनती के संख्या को प्राकृतिक संख्या कहते हैं। 1 2 3 4 5 6 डॉट 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 etc इत्यादि।
यानी गिनती की संख्या को ही प्राकृत संख्या कहते हैं, 1 से लेकर अनगिनत तक होता है। अब इसमें क्या है, सबसे छोटी प्राकृत संख्या, तो सबसे छोटी में तो 1 है। अगर इसी सवाल को ऐसे तो 1 होगा, यानी कि प्राकृत संख्या सबसे छोटी प्राकृत संख्या 1 होगा, यानी तो का सही उत्तर हो जाएगा सी। पर एक क्वेश्चन इसमें हम और आपको बता रहे हैं, अगर यही पूछा जाता है कि निम्नलिखित में से कौन सी, यानी सबसे बड़ी प्राकृत संख्या कौन है, तब होता अनंत। इसमें ऐसे उत्तर में नहीं है कहीं अनंत ऑप्शन में, ऑप्शन में जरूर अनंत कहीं रहता है, यानी अनगिनत, क्योंकि इसका कोई लिमिट नहीं होता है, 1 से अनगिनत यानी ईटीसी तक लिखा था प्राकृत संख्या सबसे, लेकिन छोटी संख्या 1 और बड़ी से बड़ी संख्या मतलब अनंत तक पूछेगा, यानी सबसे बड़ी संख्या, तो इसका बड़ी संख्या फिक्स नहीं है कि 100 तक ही होता है, यानी अनंत तक जाएगा, इसीलिए बड़ी संख्या पूछा गया प्राकृत संख्या का, तो अनंत होगा। छोटी संख्या पूछेगा तो 1 होगा, जो हम लोग का सही उत्तर हो गया सी। हम लोग अगला क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। 19 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सी परिमेय संख्या है, निम्नलिखित में से कौन सी परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या के लिए हम लोग पढ़ेंगे, परिमेय संख्या पे बहुत सारे सवाल देख चुके हैं, जो p/q के रूप में लिखा जाए और जिसका पूरा पूरा वर्गमूल निकालना संभव हो। हम लोग पहला नंबर ऑप्शन के लिए चेक कर लेते हैं। रूट में है 25, रूट में 25 है, तो ये 5 गुने 5, यानी चाहे आपको पता है कि 5 का वर्ग होता है तो आप डायरेक्ट 5 लिख सकते हैं, यानी 5 का स्क्वायर पूछ जाने की वजह से यहाँ पे एक 5 बाहर निकल जाएगा रूट से, तो ये परिमेय संख्या हो गया, क्योंकि रूट से बाहर निकल गया, पूरा पूरा वर्गमूल यहाँ पे पहला नंबर ऑप्शन के लिए संभव है। अब रह गया 5, रूट 5 का, तो ये ऑप्शन गलत है, क्योंकि रूट 5 का यानी 5 का वर्ग नहीं होता, यानी 5 किसी का वर्ग नहीं है। 2 भी यहाँ वर्ग नहीं है, 3 भी वर्ग नहीं है, नहीं, हम लोग का ये भी उत्तर गलत है, डी नंबर और बी नंबर हम लोग का उत्तर हो जाएगा सही, ए नंबर। 19 का उत्तर सही उत्तर हो जाएगा ए नंबर। हम लोग अगला प्रश्न की तरफ चलेंगे। 20 नंबर प्रश्न देखेंगे। 20 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि p/2 गुने 5 n के रूप में 0.67 को लिखा जा सकता है। कहाँ लिखा जा सकता है, देखते हैं हम लोग। लिखने पर इसका रूप क्या आएगा, वही रूप हमको बताना है। p/2 और 5 बराबर 0.067 को p/q के रूप में हमको करना है। तो सबसे पहले दशमलव को उड़ा देंगे, दशमलव उड़ेगा तो नीचे जब दशमलव की जब बाईं तरफ कोई संख्या होता है, चाहे जितना भी संख्या रहे उसके बदले 1, और दाईं तरफ जितनी भी संख्या होती है उसके बदले हम लोग उतना जीरो गिन के डालते हैं, यानी दाईं तरफ है 1, जितना डिजिट होता है यानी जितना अंक होता है दाईं तरफ, एक है 6, एक है 7, यहाँ पे 2 जीरो बैठेगा, यानी 67/100 हम लोग का आएगा। ये p/q के रूप में है, लेकिन हमको यहाँ पे टूटा हुआ रूप चाहिए, यानी गुणनखंड रूप चाहिए, तो 100 को हम लोग तोड़ देंगे। इसके लिए 100 का हम लोग निकाल लेंगे अभाज्य गुणनखंड। 2 से होगा यहाँ पे 50, 2 से होगा 25, 2 से होगा 5, यानी 67/2 का पावर 3, क्योंकि यहाँ पे 1 2 दूसरी 2 तीसरी 2, मतलब 3 2 है, तो 3 पावर हो जाएगा। अब 5 की संख्या 1 है तो 1 पावर हो जाएगा, यानी हम लोग का ये होगा p/q का रूप जो है सवाल के लिए। देखते हैं इसका सही उत्तर क्या होगा। 67/2 का पावर 3 इसमें कहीं नहीं है, यानी 67 बट्टा के नीचे क्या होगा, नहीं कुछ गलतियां हुआ है, सॉरी। यहाँ पे हम लोग एलसीएम करने में मिस्टेक कर रहे हैं। 100 का जब 2 से लगाएंगे 50 होगा, 2 से लगाएंगे 25 होगा, और 5 से लगाएंगे 5 होगा, यानी 2 का पावर 2 होगा और 5 के पावर भी 2 होगा, क्योंकि 2 भी 2 है 5 भी 2 है, दो दो पावर हो जाएगा। नहीं, हम लोग का सही उत्तर होगा बी, बी सही उत्तर होगा। हम लोग अगला क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। 21 नंबर क्वेश्चन है, यदि 21 नंबर क्वेश्चन, यदि p और q दो अभाज्य संख्या है तो उसका मासक क्या होगा। देखिए दो
पी और क्यू जो संख्या है, यानी कोई दो अभाज्य संख्या मानना है। जैसे मान लेते हैं पी का मान हम लोग मान लेते हैं अभाज्य संख्या, जैसे कोई 11 ही ले लेते हैं, 11 भी एक अभाज्य है। और क्यू का मान एक 13 ले लेते हैं। इस संख्या का हमको कथी बताना है, मौसक क्या होगा ये बताना है। तो हम लोग इसको भाग वाले विधि से ही बना लेंगे मौसक। जैसे 11 से हम लोग 13 में लगाएंगे तो एक मरतबे यहाँ 11 लगेगा, तो 2 बचेगा, यहाँ 11 लिखेंगे। 2 से 5 मरतबे 10 घट के 1 बचेगा, 1 से लगाएंगे 2 में, कट जाएगा 2 मरतबे, यानी हम लोग का मौसा आएगा 1, यानी 1 होगा उत्तर सही, यानी 21 का पहला उत्तर सही होगा, ए नंबर उत्तर सही होगा। एक चीज़ आप और समझ लिए इस पे, और दूसरा सवाल हो सकता है। जैसे मतलब दूसरा सवाल नहीं हो सकता है, पर ये पूछा जाएगा, हाँ सवाल ऐसे हो सकता है कि बताइए कि मतलब पी के जगह पे कुछ दूसरा मान है, जैसे 7 है और यहाँ पे क्यू का मान मान लीजिए 11 है, तो 7 और 11 एक अभाज्य संख्या है, तो उसका मौसा, यानी अभाज्य संख्या का मौसा कभी भी एक ही आएगा, इसके अलावा कोई दूसरा संख्या नहीं आएगा। अभाज्य संख्या, दो अभाज्य संख्या, तो उसका मौसा हमेशा क्या आएगा, एक आएगा। आप इसका मान रख के आप दे सकते हैं, दूसरा अलग अलग मान रख के। अगला क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलेंगे। 22 नंबर क्वेश्चन है, 0.13, 0.13 और कुछ नहीं आ रहा है, यानी बराबर में इसको, यानी ऑप्शन से पता चल रहा है कि इसको पी बटे क्यू के रूप में लिखना है, क्योंकि बट्टा में सारा मान है। तो यहाँ पे हम लोग 0.13, सॉरी 13 नहीं पढ़ेंगे, इसको 13 पढ़ेंगे। तो इसके लिए हम लोग क्या कहें यहाँ पे कि पॉइंट को उड़ाएंगे तभी तो यहाँ पे बट्टा आएगा, पी बटे क्यू के रूप आएगा। तो जैसे ही पॉइंट उड़ाएंगे यानी हटाएंगे, इसके लिए आपको हम थोड़ा देर पहले आपको समझाए हैं। जैसे जब बाईं ओर पॉइंट के यानी दशमलव की बाईं ओर कोई संख्या है, तो उसके बदले कितनों संख्या है, 0 है, 1 है, कुछ भी है, उसके बदले 1 लिखेंगे। और दाईं ओर जितना अंक रहेगा उसके बदले हम लोग उतना 0 बैठाएंगे, अंक गिन करके बैठाएंगे। तो यहाँ पे 2 अंक है, इसलिए 2 0 होगा। अब यहाँ पे इसको जब हम लोग हल करेंगे तो 13 बटे आएगा 100। ये एक पी बटे क्यू रूप आ गया, इसके अलावा कटने वाला नहीं है, तो इसको काटने वाला। देख लेते हैं ऑप्शन में कहाँ पे है। ए नंबर ऑप्शन में है, हम लोग का सही उत्तर हो जाएगा ए। 22 का सही उत्तर ए हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन की तरफ चलेंगे, 23 नंबर क्वेश्चन। 18 तथा 72 का मौसा क्या होगा। देखिए 18 72 का मौसा के लिए है, तो हम लोग ऐसे भाग विवर्धन विधि से हम लोग दसवां में पढ़े हैं, आप खंड भी पढ़े हैं, आप दोनों पे बना सकते हैं, पर आप ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को कम से कम समय लगे ऐसे मतलब कि विधि चुने, समय की बचत हो। 18 और 72 है, तो 18 और 72 के सीधा डिवाइड वाला विधि से बना देंगे, जो हम लोग शुरू से पढ़ते आ रहे हैं। 18 चौक 72 सीधा लग जाएगा, यानी यहाँ पे एक बार में ही कट जाएगा। तो जब एक बार में ही कट गया तो फिर भी ये किसी भी कंडीशन में तो बी ही मौसा कहलाएगा ना। तो शेषफल आने के कंडीशन में कौन मौसा कहलाएगा, बी, यानी भाजक, यानी 18 इसका मौसा हो जाएगा। 23 नंबर क्वेश्चन के लिए उत्तर हो जाएगा ए नंबर। 23 नंबर क्वेश्चन के लिए उत्तर नंबर ए। तो अगला क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। 24 नंबर क्वेश्चन है, 24 नंबर क्वेश्चन, रूट में 12 का परिमेयकरण गुणांक क्या है। परिमेयकरण गुणांक क्या है, यानी परिमेय का गुणांक क्या है, ऐसे समझिए, परिमेय का गुणांक क्या है। तो रूट में है 12 में, अब इसका करा परिमेयकरण, तो सबसे पहले हम लोग रूट 12 को हल करेंगे। तो अभाज्य गुणनखंड 12 को करेंगे, तो इसके अंदर यानी 12 को अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो 2 से लगेगा यहाँ पे, और 2 से लगेगा 3 होगा, यानी 2 गुने 2 गुने 3 आएगा। तो 2 का पावर आ जाएगा यहाँ पे 2 गुने 3, यानी 2 का जो पावर 2 आया है, यानी यहाँ पे जो जोड़ा पुर गया है स्क्वायर में से 1 2 बाहर निकल जाएगा, क्योंकि इसका वर्ग हो गया पूरा तो निकल जाएगा, और यहाँ पे बच जाएगा यहाँ पे रूट में 3, क्योंकि इसका जोड़ा नहीं पूरा है। अब यहाँ पे हम लोग देखना है कि क्वेश्चन में कहा है रूट 12 का परिमेयकरण गुणांक, यानी परिमेय का गुणांक, तो परिमेय संख्या तो है 2 और रूट 3 जो है ये तो अपरिमेय है, तो परिमेय का गुणांक क्या है। तो परिमेय है 2, तो गुणांक मतलब इसके गुना में कौन है, 2 के गुना में है अपरिमेय, यानी इसका गुणांक है रूट 3, इसीलिए हम लोग का सही उत्तर हो जाएगा रूट 3। यहाँ पे आप देख सकते हैं, यानी 2 गुने रूट 3 है, तो गुणांक में तो रूट 3 है,
तो सही उत्तर ये हो जाएगा 24 का। अब हम लोग अगला सवाल में चलेंगे, 25 नंबर सवाल में चलेंगे। यदि p एक धन पूर्णांक है तो धनात्मक यदि p एक धनात्मक पूर्णांक है तो धनात्मक सम पूर्णांक का रूप होगा। यदि p एक धनात्मक पूर्णांक है, ध्यान से सुनेंगे क्वेश्चन आप, यदि p एक धनात्मक पूर्णांक है तो धनात्मक सम पूर्णांक का रूप क्या होगा। देखिए विषम के लिए हम लोग पीछे इस पे क्वेश्चन पढ़े हैं, पर ये सम पे है। यहाँ पे p एक पूर्णांक है जो धन है, तो धन का मतलब है कि कुछ भी मान सकते हैं। धन का मतलब हो गया जैसे धनात्मक प्लस का, यानी प्लस का 1, प्लस का 2, प्लस का 3, प्लस का कुछ भी, लेकिन हाँ सम होना चाहिए। वो संख्या क्या होना चाहिए, सम। मान लीजिए कि हम यहाँ पे मान लेते हैं p एक धनात्मक पूर्णांक है, तो यहाँ तो धनात्मक पूर्णांक है, तो यहाँ पे हम कुछ भी ले सकते हैं। यहाँ पे हम 2 ले सकते हैं, 1 ले सकते हैं, 1 लेते हैं हम लोग। पहला नंबर ऑप्शन से ये सवाल चेक करके बनने वाला सवाल है, ऑप्शन से ही चेक किया जाएगा तब भी बनेगा। p का मान हम लोग 1 लिए हैं, तो यहाँ पे हम लोग रखेंगे ऑप्शन में 2 गुने p का मान 1, यानी हल होकर आएगा 2। तो 2 एक सम संख्या है, 2 एक सम संख्या है। तो कहा गया p एक पूर्णांक लेना है, तो धनात्मक सम पूर्णांक का रूप भी बताना है, यानी तो p के लिए बताइए कि धनात्मक सम पूर्णांक कौन होगा। तो हम इसको प्रूव करके देखें। एक बार अगर मान लेते हैं कि 2p में अगर हम p का मान 2 ले लेते हैं, तो यहाँ पे 2 गुने 2 यानी कि 4 होगा, 2 गुने 2 4 होगा, तो 4 भी एक सम है। यहाँ पे 1 भी लिए तो ऊपर भी सम आ रहा है 2, यानी पहला नंबर ही ऑप्शन सही है। अगर आपको चेक करना है तो आप बी नंबर ऑप्शन चेक करेंगे, गलत होगा, ये भी गलत होगा, ये भी गलत होगा। 26 नंबर क्वेश्चन है, 26 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसका दशमलव प्रसार शांत है। निम्नलिखित में से किसका दशमलव प्रसार शांत है। तो दशमलव प्रसार शांत के लिए हम लोग एक फॉर्मूला अभी थोड़ा देर पहले हम लोग पढ़े, P/Q बराबर P वही रूप रहेगा, Q का रूप बदला हुआ रूप, 2 का पावर n गुने 5 के पावर n। ये फॉर्मूला शांत के लिए हम लोग पढ़े थे। अब यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं, यहाँ ए नंबर उत्तर गलत है, क्योंकि यहाँ पे आएगा इसे गुणन का 3 गुने 5, यहाँ पे 3 नहीं आना चाहिए, सिर्फ इसके Q के गुणनखंड में आना चाहिए 2 और 5, 3 एक्स्ट्रा है, इसलिए उत्तर गलत है। हम लोग 11/160 है, 160 का गुणनखंड करके ही चेक किया जा सकता है, मतलब इसको हम चेक करेंगे। 160, 2 से 80 लगेगा, 2 से 40 होगा, 2 से 20 होगा, और 2 से 10 होगा, और 2 से 5 होगा, यानी ऊपर है 11, नीचे आएगा 2 का पावर 5। आप यहाँ देख सकते हैं, यहाँ पे 2 का पावर 5 गुने 5 का पावर 1। ये जो ऑप्शन है यानी बी नंबर ऑप्शन, बी नंबर ऑप्शन एकदम से सही है, क्योंकि यहाँ पे 2 का पावर कुछ या 5 का पावर कुछ, यानी एम एन का मतलब कुछ भी पावर की संख्या में, तो यानी ये बी नंबर उत्तर सही हो जाएगा। तो का ये अब चेक करने की भी जरूरत नहीं है, ये चेक करने की जरूरत नहीं है। आगे हम लोग चलेंगे अगला सवाल में। 27 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसका दशमलव प्रसार अशांत होगा। तो जो शांत नहीं होगा वही अशांत होगा। अशांत के लिए हम लोग देख लेते हैं सवाल इसमें। देखिए आपको ये ऑप्शन से ही चेक करके इसको बनाया जाता है। तो 15/400 है, तो इसको हम लोग काट के पहले छोटा कर लेंगे। 5 से कटेगा 3 मतलब, ये 5 से कटेंगे 5 8 40 यानी 80, 3/80 हो जाएगा। तो हम लोग 80 का जब गुणनखंड करेंगे तो 2 से 40, 2 से 20, 2 से 10, 2 से 5, यानी पहला नंबर के लिए हो जाएगा तो 3/2 का पावर 4, 5 का पावर 1, यानी ये शांत है। लेकिन हमको यहाँ शांत बताना है, क्योंकि यहाँ 2 2 और 5 आ रहा है पावर में, तो ये तो शांत हो गया, लेकिन हमें बताना है अशांत, यानी पहला उत्तर नहीं होगा, ये गलत है, क्योंकि ये शांत है। अब हम लोग 80 तो तुरंत चेक किए हैं अभी यहाँ पे कि 80 का गुणनखंड ये है, तो ये भी तो शांत है, ये भी उत्तर गलत है। 3 नंबर के लिए चेक करते हैं, 121 है, 121 में लगेगा सबसे पहले, इसमें लगेगा, 2 से लगेगा नहीं, 5 से भी नहीं लगेगा,
आप 2 से नहीं लगेगा, सॉरी, तो उसके बाद 3 से चेक करेंगे, 3 से लग जाएगा। 3 से भी नहीं लगेगा, 3 से भी नहीं लगेगा, 5 से भी नहीं लगेगा, 7 से भी नहीं लगेगा। इसमें 7 के बाद 11 से चेक करेंगे, 11 से लग जाएगा। हम लोग 11 से इसको चेक करते हैं, 11 से लग जाएगा, क्योंकि ये 11 का है 100, 121। 11 से हम लोग जब लगाएंगे तो 11 मरतबे लगेगा, 11 गुने 11 आएगा। यहाँ पे जो सी नंबर के लिए जो हम लोग आ रहा है वो आ रहा है 13/11 गुने 11, 13/11 का स्क्वायर आ रहा है। तो 11 नहीं चाहिए हमको, या तो 2 चाहिए। तो फार्मूला जो है वो पी बटे और जो 2 के पावर n गुने 5 के पावर m, यानी 2 और 5 में से ही कोई चाहिए, 11 आ रहा है। ये उत्तर हम लोग का यही सही है, क्योंकि यही आसान था। बाद बाकी तो हम लोग पहला चेक किए आसान था, दूसरा चेक किए आसान, तीसरा आसान आ गया तो उत्तर आ गया, तो हम लोग कहाँ आगे चेक करेंगे। अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे 28 नंबर क्वेश्चन है। π/3 है, यानी π/3 जो है वो कौन सी संख्या है, यहाँ पे पूछा जा रहा है। परिमेय संख्या है, पूर्णांक संख्या है, या अपरिमेय संख्या है, इनमें से कोई नहीं है। तो सबसे पहले हम लोग पाई के बारे में जानते हैं। ये पाई जो है अपरिमेय संख्या है, आप इसको याद कर ले। अपरिमेय संख्या, पाई एक अपरिमेय संख्या है। तो आप ऐसा समझ लो ना कि जैसे कोई चोर के साथ व्यक्ति भी है, यानी कोई सच्चे व्यक्ति है, तो वो चोर के साथ सच्चे व्यक्ति भी चोर ही कहलाता है। जैसे रूट पर भी हम लोग एक सवाल इस पर पढ़ रहे थे कि जैसे रूट वाला जो अपरिमेय होता है, इसके साथ अगर कोई परिमेय संख्या आ गया, जैसे रूट में 3 है, रूट में 3 है, इसके साथ आगे 2 है, तो 2 एक परिमेय संख्या है, लेकिन रूट में 3 जो है ये एक अपरिमेय संख्या है। लेकिन इस सारा संख्या के जब बारे में बोला जाएगा, ये अपरिमेय ही कहलाएगा, क्योंकि इसमें ज़्यादा पावरफुल चोर है ना, अपरिमेय। वही चोर जो है ना, कभी भी अपना लक्षण जो है यानी दूसरे पर डाल ही देता है, यानी दूसरों को बदनाम कर ही देगा। तो इसीलिए हम लोग पूरे संख्या को अपरिमेय ही कहेंगे, पर अलग अलग कहना होगा, तो 2 को परिमेय और रूट 3 को अपरिमेय कहेंगे। उसी प्रकार से रूट मतलब पाई जो है, पाई एक अपरिमेय है, यानी चोर, ऐसे समझ लेते हैं। अब उसके बाटा के नीचे है 3, तो ये जब चोर आ गया, इसका मतलब नीचे वाला को भी चोर बना देगा, यानी सारा संख्या को ही चोर बना देगा, यानी अपरिमेय बना देगा। यानी इसीलिए इसका सही उत्तर हो जाएगा बी, अपरिमेय संख्या। टाइपिंग मिस्टेक के कारण ऑप्शन थोड़ा ऊपर नीचे है, आप देख लीजिएगा। अगले प्रश्न की तरफ हम लोग चलते हैं। 29 नंबर क्वेश्चन है, 144 का भाज्य गुणनखंड में 2 का घातांक। ये सवाल बहुत बार आया है। 144 का गुणनखंड हम लोग सबसे पहले कर लेंगे, क्योंकि घातांक पता करने के लिए गुणनखंड ही करना होता है। गुणनखंड यानी अभाज्य गुणनखंड यानी एलसीएम। 2 से लगाएंगे, 2 सत्य 2 दूनी, 2 से लगाएंगे, 2 तिहाई 6, 2 छक 12, 2 से लगाएंगे 18, 2 से लगाएंगे 9, 3 से लगाएंगे 3, यानी 2 का पावर आएगा 4 और 3 का पावर आएगा 2। तो यहाँ पे हमको फिर यहाँ पे 2 का घातांक पूछा जा रहा है सवाल में। 2 का घातांक यहाँ पे 4 है, तो का 4 वाला उत्तर सही, यानी 29 का उत्तर जो होगा सही उत्तर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, 30 नंबर क्वेश्चन। 45 तथा 60 का मौसक क्या होगा। तो मौसक के लिए इस पे भी सवाल हम लोग पीछे देखे हैं, आप लोग गौर किए होंगे। 45 और 60, इसमें 12 कौन है, 60 बीच में रखेंगे इसको, यानी भाज के रूप में, और 45 यहाँ, यानी हम लोग जो पहले विधि से जानते हैं भाग विधि, उसी को मौसा निकाल देंगे। सॉरी, यहाँ एक मरतबे ही लगेगा, क्योंकि 45 है यहाँ पे, घट के 15 बचेगा, तो घेरेंगे और 45 यहाँ लिखेंगे, 15 तिया 45, यानी लग जाएगा। यानी 15 जो है यहाँ पे मसा आया भाग विधि से। इसमें भाग एल्गोरिदम का कोई विधि सेट करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये ऑब्जेक्टिव है। आप इससे भी सॉर्ट कर सकते हैं, आप मन में भी इसका हल कर सकते हैं, हाँ इतना हल इसका इतना होगा, क्योंकि समय का बचत हो। क्योंकि ऑप्शन वाले सवाल, ऑब्जेक्टिव सवाल में तो आपको अच्छे से पता होगा कि इसमें प्रोसेस और विधि नहीं दिखा जाता है, आपको सिर्फ ये घसना रहता है कि हाँ इसका उत्तर ये है, ये सही उत्तर है। खैर हम लोग यहाँ पे 30 नंबर क्वेश्चन के लिए 15 मौसा प्राप्त किए हैं। 15 है डी नंबर ऑप्शन।
तो का 30 नंबर क्वेश्चन का सही उत्तर हो जाएगा डी। आज के लिए इतना ही स्टूडेंट्स, हम लोग आगे वीडियो में मिलेंगे। ये वीडियो का भाग 1 था, पहला वीडियो, और इसी प्रकार से हम लोग अब अगला मतलब आगे का पढ़ाई भी करेंगे, ऑब्जेक्टिव जो हम लोग का करना है। तो अगला भाग में हम लोग इस वास्तविक संख्या में टोटल 61 क्वेश्चन है जो मस्ट VVI है, जो हम लोग दूसरा पार्ट में यानी दूसरे भाग में करेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू स्टूडेंट।